वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। हमने लास्ट लेक्चर में बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने उसके बारे में ये पढ़ा था कि डिफरेंट उसको डिवीजन्स उसकी हमने देखी थी कि मेजर जो उसकी डिवीजन्स हैं या फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जो उसकी मेजर डिवीजन्स थी वो थी ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। इन्हीं मेजर फील्ड्स को आगे सब फील्ड्स में डिवाइड किया गया है जिन्हें हम ब्रांचेस का नाम भी देते हैं। तो वही आज हम डिटेल में पढ़ने लगे हैं। तो पहली ब्रांच यहाँ पे दी हुई है मॉर्फोलॉजी। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फॉर्म किस तरह की होती है, ठीक है, वो किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरा, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपको किस तरह किस किस फॉर्म में मिलते हैं। बैक्टीरिया आपको इस तरह से रोड लाइक फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है, इस तरह से कोमा लाइक फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, या इस तरह से हेलिकल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट जो फॉर्म्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, ये भी हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। और इसके अलावा उनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपने एक्सटर्नल उनका स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। आउटवर्ड अपीयरेंस यानी उनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सटर्नल उनका स्ट्रक्चर है उसको आपने देखना है कि वो किस तरह के हैं, ठीक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी कि जो बॉडी के अंदर, जैसे हमारी बॉडी है ह्यूमन बॉडी, हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ठीक। अगर हम स्टमक की शेप देख रहे हैं कि स्टमक की शेप जो है किस तरह की शेप है, इस तरह से मैं स्टमक अगर यहाँ पे ये इस तरह से बना रही हूँ तो मुझे इसकी शेप किस तरह की नज़र आ रही है, इसका कलर किस तरह का है, किस तरह का पैटर्न है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सटर्नली देख रहे हैं ना, तो वो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर आप देखें तो एनाटमी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था कि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, सिर्फ उसका जो एक्सटर्नली आपको जिस तरह का वो नज़र आ रहा है, उसका फॉर्म किस तरह की है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, शेप क्या है, कलर क्या है, वो मॉर्फोलॉजी है। लेकिन अगर आप ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप इंटरनली स्टडी करना शुरू कर दें, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर आप उसका स्टडी करने लगें, तो वो एनाटमी है। जैसे कि स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, कि जैसे स्टमक है, अगर हम स्टमक के अंदर का स्ट्रक्चर देखें कि स्टमक के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है, इसका कितने वॉल्स हैं इसकी, ठीक है, और कौन कौन से सेल्स हैं इसमें, टिश्यूज़ किस तरह के हैं इसके, ठीक है, तो वो हम किस में स्टडी कर रहे हैं, एनाटमी में, ठीक। उसके बाद नंबर 3 पे आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है? फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। जैसे एग्जांपल है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, कि अगर हमारी बॉडी में अगर हम ब्लड की सर्कुलेशन देखें कि वो किस तरह से हो रही है। ब्लड कौन पंप करता है? हार्ट पंप करता है ना, ठीक है। तो अगर हम हार्ट की फंक्शनिंग देख रहे हैं कि हमारा हार्ट किस तरह से ब्लड को पंप कर रहा है, जो है ब्लड है वो किस तरह से हार्ट के अंदर आ रहा है, क्या हार्ट के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद वो वहाँ से जा रहा है लंग्स की तरफ किस तरह जा रहा है, बॉडी की तरफ किस तरह जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी फंक्शनिंग है ना, उसको हम किस में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे आपने अगर डिफरेंट जैसे पेंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, किसी भी ऑर्गन का आपने फंक्शन देखना है ना, अगर कि वो काम उस ऑर्गन में किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, तो वो हम किस में पढ़ रहे हैं? फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे आती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अब ये टिश्यूज़ क्या होते हैं, पहले आपको इनको समझने की ज़रूरत है। टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं डेट फंक्शन इज सिमिलर, यानी जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब सेल क्या होता है? सेल एक बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं? जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? सेल, ठीक। तो जब बहुत सारे सेल्स एक साथ इकट्ठे होकर एक ग्रुप की फॉर्म में मौजूद हों और वो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, तो वो क्या बना देते हैं? एक टिश्यू, ठीक है। तो उन टिश्यूज़ की अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, यानी आपने एक जैसे आपने एक स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर आपने एक टिश्यू का एक जो है
स्टमक के जैसे हम टिश्यूज़ अगर देखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि उसके टिश्यू का हम एक सैंपल लेंगे, सैंपल लेने के बाद उसकी एक स्लाइड बनेगी और फिर उसको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हिस्टोलॉजी है, यानी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं टिश्यूज़ की। ठीक है। उसके बाद क्या है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सेल्स, देयर ऑर्गेनेल्स एंड सेल डिवीजन। अब यहाँ पे मैंने सेल की एक डेफिनेशन लिखी है कि सेल किसे कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी आप कह सकते हैं। ठीक है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो किससे बने, वो सेल से बने। ठीक है। यही सेल्स आगे ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठे हो जाएं, एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो टिश्यू बना देते हैं। टिश्यूज़ ग्रुप की फॉर्म में हो जाएं तो वो ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन्स ग्रुप की फॉर्म में होकर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है। इस तरह से ये जो सेल है ये एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि जैसे एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल कुछ इस शेप का होता है, ये राउंड शेप होती है, उसकी स्फेरिकल शेप होती है, और इसमें ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसका, और बाकी के सारे अंदर के स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद होते हैं। ये जो डायग्राम है ये एक एनिमल सेल का मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है कि एक सेल जो है वो इस तरह का होता है। तो उसमें क्या होता है, ये पूरा एक सेल है। ठीक। सेल के अंदर जो और आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं उनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स। ठीक है। सेल क्या है, बेसिक यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, और उसके अंदर जो और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स। उन ऑर्गेनेल्स की स्टडी भी किस में होती है, साइटोलॉजी में। फिर तीसरी चीज़ है सेल डिवीजन, यानी ये जो सेल है ये डिवाइड भी हो सकता है, यानी इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये फर्दर डिवाइड होकर अपने जैसे न्यू सेल्स बना सकता है। जैसे यहाँ पे एक सेल है, ये एक से दो सेल बना रहे हैं। ठीक है। सेम सेल बन रहे हैं इस तरह के, यानी एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स भी बना सकता है, और एक सेल डिवाइड होकर फोर सेल्स भी बना सकता है। वो डिपेंड करता है कि सेल डिवीजन किस टाइप की है। ये जब आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाला, उसमें आप लोगों को इस चीज़ का क्लियर हो जाएगा कि सेल डिवीजन किस तरह से होती है। ठीक है। तो ये डायग्रामेटिकली समझाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को सेल और इसके जो ऑर्गेनेल्स हैं और सेल डिवीजन इनका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। तो इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, इन सब की स्टडी हम साइटोलॉजी में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किसकी स्टडी होती है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है। ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, जैसे डीएनए है या आरएनए भी होता है। ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होते हैं। ठीक है। तो ये इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम किस में करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। हम लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं कि डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से हो रहे हैं। जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है। हम जो फूड वगैरह खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो आगे जाके डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसमें जो किस तरह से वो सारा जो है वो प्रोसेस हो रहा है, और एनर्जी प्रोडक्शन किस तरह से होगी हमारी बॉडी के लिए। और इसी तरह प्लांट्स की अगर एग्जांपल लें तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो उसमें क्या एक पूरा मैकेनिज़्म है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से जो हैं वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बन रहे हैं, कुछ कहाँ 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 ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है। तो वो सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो भी इसमें स्टडी होते हैं। इसके अलावा ड्रग डेवलपमेंट, कोई भी ड्रग हो, कोई भी मेडिसिन अगर बनती है तो वो ऐसे ही नहीं बन जाती। उसके लिए क्या होता है कि एक पूरा प्रोसेस होता है कि आपने जो ड्रग आप डेवलप कर रहे हैं वो किस तरह की होगी, उसकी कंपोजिशन किस तरह की होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी जो वो ड्रग बनाएंगी। ठीक है। तो वो सारी जो ड्रग डेवलपमेंट है वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी हम बना सकते हैं और उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जीएमओज जिन्हें कहते हैं। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये कुछ ख़ास ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जिनके डीएनए को थोड़ा सा मॉडिफाई कर किया जाता है, उनके डीएनए के अंदर हम अपनी जो डिज़ायर्ड जीन होती है ना, यानी वो जीन जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसको हम क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिज़म जैसे कि बैक्टीरिया है, उसका जो सर्कुलर डीएनए होता है उसके अंदर उसको लगा देते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर देते हैं। और एक बैक्टीरिया जो है वो एक से दो जो है वो एक 20 मिनट में एक जो बैक्टीरिया होता है ना, वो एक से दो बन जाते हैं, फिर दो से चार, चार से आठ, इस तरह इतने ज़्यादा नंबर में बैक्टीरिया बनते चले जाते हैं। साथ साथ उनका डीएनए भी कॉपी होता चला जाता है, ठीक है। तो उस डीएनए में जो हमने इंसर्ट की हुई होती है अपनी डिज़ायर्ड जीन, वो भी साथ साथ क्या होती जाती है, कॉपी होती चली जाती है। तो इस तरह हम उनसे वो जो हमारे जो बेनिफिशियल चीज़ है, जो बेनिफिशियल जीन है, वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज़म होता है ना, जिसका हमने डीएनए मॉडिफाई किया होता है अपने बेनिफिट के लिए, अपने जो है अपने फ़ायदे के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिज़म को कहते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म है, यानी जिसकी हमने जेनेटिक्स ही चेंज कर दी, यानी उसके डीएनए को ही थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है, ताकि हम उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसको क्या कहते हैं, ये जीएमओज हैं। तो ये भी किस तरह बनते हैं और इनका क्या फ़ायदा है, किस तरह यूज़ होंगे, तो वो सब भी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। कि एक जो एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है, तो उस एग फर्टिलाइज एग से जो एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, एक नया जानदार बन जाता है। अब उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, जैसे अगर हम प्लांट की एग्जांपल लें, तो जो सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है। वो एम्ब्रियो अगर अगर आप उस सीड को क्या करें, आप उसको ज़मीन में यहाँ पे आपने सीड लगा दिया, ठीक है, उसके अंदर एम्ब्रियो था, आपने उसको जो रिक्वायर्ड कंडीशंस थी वो प्रोवाइड की, तो क्या होगा, उससे एक सीडलिंग निकलेगी, ठीक है। छोटे छोटे से उस पर पत्ते से निकलना शुरू होंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा एक जो है वो ट्री बन जाएगा। तो ये जो एक ऑर्गेनिज़म एम्ब्रियो के अंदर जो एक डेवलपमेंट हुई है कि किस तरह से एक जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है, या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो रहा है, ठीक। जैसे चिकन का जो हैन का जो एग होता है, हैंस एग, उसको अगर देखें तो उसमें भी अगर हम डेवलपमेंट देख रहे हैं कि किस तरह से उसमें एक चिक डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो वो जो सारा प्रोसेस होगा वो हम किस में स्टडी कर रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। फिर टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, कि टिश्यूज़ किस तरह से बनते हैं, ठीक, किस तरह से सेल्स की ग्रुपिंग होती है सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और वो टिश्यू बना रहे हैं, और किस तरह से डिफरेंट जो टिश्यूज़ होते हैं वो इकट्ठे होकर एक ऑर्गन बना रहे हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है इन दोनों की, वो भी इसमें हम स्टडी करते हैं। फिर बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं, पैदाइशी तौर पर अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी ऑर्गन में, या किसी भी किस्म का कोई मसला हो, डिफेक्ट आ जाए, तो वो भी हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। डिवेलपिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी अगर कोई डिफेक्ट आ गया है कोई तो उसके लिए क्या मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, वो भी हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। यानी पेरेंट्स से आगे जो जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी जिन्हें हम ऑफस्प्रिंग्स कह रहे हैं, उनमें जो जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होंगी, यानी जो जो खसूसियात वालदेन से आगे उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं जेनेटिकली, वो क्या है, उसकी स्टडी किस में की जाती है, जेनेटिक्स में, ठीक है। अब इसमें हम और क्या क्या स्टडी करते हैं, हम जेनेटिक डिजीज़ स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो जो जीन्स में किसी डिफेक्ट की वजह से हो रही हैं, ठीक है। तो इसके अलावा उनकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, वो हम पढ़ेंगे इसमें। और हाउ टू डिवेलप बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि ऐसे प्लांट्स बनाना या ऐसे एनिमल्स बनाना जो बहुत बेहतर वैरायटीज़ हों, जिनके अंदर जो है क्या हो, कि जैसे हम प्लांट्स अगर देखें
प्लांट्स की वैरायटीज़ भी अब ऐसी आना शुरू हो गई हैं जिनमें क्या होता है कि वो अच्छी मतलब उनकी फ्रूट प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, उनमें फ्लावर प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, इसी तरह एनिमल्स के भी आपको ब्रीड्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं अगर जब हम ये जेनेटिक्स के रूल्स को उन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम किस में स्टडी कर रहे हैं, जेनेटिक्स में। तो ये हाफ ब्रांचेस मैंने आज आपको पढ़ाई हैं, होप सो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज़ में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।